हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं भी हैं तो ये लेक्चर पूरा अटेंड करने के बाद तो पक्के से बहुत बढ़िया होने वाले हैं। प्यारे, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 11, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 9 में ग्राफ्स के ऊपर बेस पूरी आपको थ्योरी पढ़ाई थी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाए थे। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, ऊपर आई बटन पे भी लिंक गिवन है, जाके देख सकते हैं। फिलहाल वहाँ जो जो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाए थे उस पे बेस कुछ टॉप 7 न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए छाट के लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को समझने के बाद आप अपने आप ग्राफ के क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे। तो प्यारे, वादा करिए कि ये लेक्चर आप लास्ट तक मन लगा के ईमानदारी से पढ़ेंगे, अगर वाकई में आपको अपने अंदर कुछ एक विश्वास जगाना है इस चैप्टर, इस कंसेप्ट्स को लेके। फिलहाल प्यारे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे, चलिए बात आई बेटा, ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बेटा मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ 46, 47 वगैरह वगैरह। ये सारी क्वेश्चंस जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, ये आप असाइनमेंट इसकी सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस की डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी ऐप से। प्ले स्टोर पे ऐप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके इसकी असाइनमेंट आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये वाले क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर के एक असाइनमेंट में मैंने दिए हैं। बहुत ही चुन के असाइनमेंट बनाई है मेहनत से, तो कुछ ना कुछ उसमें आपको अच्छा मिलने वाला है। फिलहाल प्यारे, फिगर शोज दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 2 ट्रेन्स which starts moving simultaneously in the same direction। ठीक है, ये 2 ग्राफ्स दे रखे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। प्यारे, अगर आपने ग्राफ वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है प्यारे, तो वो ज़रूर अटेंड करिए, उसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ के आए हैं या पहले से पता है, तो स्टार्ट करिए। 2 ट्रेन्स हैं ए और बी, वो इस तरीके से चल रही हैं जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, कुछ वैल्यूज भी दे रखी हैं। कह रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ फाइंड हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। जब मोशन स्टार्ट हो रहा है प्यारे, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए का मोशन, जबकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी का मोशन। तो ए का तो बिल्कुल ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर ये इस तरीके से ये ओरिजिन था तो ए कार है क्या, ट्रेन है, ट्रेन का तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जबकि बी ट्रेन पहले से आगे थी, कहाँ, 100 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, 100 मीटर से स्टार्ट हो रहा है ए यहाँ से, जबकि बी का यहाँ से। तो ये पूछ रहे हैं बी कितनी आगे थी ए से जब मोशन स्टार्ट हुआ, तो साफ साफ आप लिख देंगे 100 मीटर। प्यारे, शुरुआत का जो क्वेश्चन है एक आध वो बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये मत कहना अरे सर बच्चों वाला क्वेश्चन। फिलहाल व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड क्या है बेटा, आपको ध्यान है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालते हैं। जी हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से अगर निकालने बैठे तो ये देखिए बी के लिए tan थीटा इस ट्राइंगल में आ रहा है, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, ये 150 और ये 100, तो इसके बीच 150 और 100 के बीच हो जाएगा 50। जबकि बेस की बात करें तो बेस ये हो गया, बेस ये कितना है, नीचे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2। तो ये लीजिए ए की स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, ए नहीं बी की वेलोसिटी ऑफ बी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं व्हेन एंड वेयर ए विल कैच बी। आप देखिए बी, ए ने तो
स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, जबकि बी वाली ट्रेन ने थोड़ा आगे से स्टार्ट किया था। अब बी चल रही है ए चल रही है। जैसे प्यारे आपने बी की स्पीड निकाल ली, ऐसे ही क्या ए की स्पीड निकाल सकते हो? पूछी नहीं है लेकिन निकाल रहा हूँ मैं। ए की स्पीड निकालने के लिए ए का आप स्लोप निकालोगे, ए का टेन थीटा निकालोगे, जिसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो प्यारे अगर हम ए का निकालें, यहाँ से इतना बड़ा ट्राइंगल लेने की बजाय इतना ट्राइंगल भी लिया जा सकता है टेन थीटा के लिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगी ए के लिए 150 और बेस हो जाएगा ये आपका 0 से 2 तक, ये हो जाएगा 2। तो ये 150 अपॉन 2 तो ये हो गया 75 मीटर पर सेकेंड। साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि ए का स्लोप ज़्यादा है, यानी ए की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ए हालांकि पीछे है लेकिन स्पीड ज़्यादा होने से एक टाइम ऐसा आएगा कि बी को ओवरटेक कर देगी। तो यहाँ यही पूछ रहे हैं, व्हेन एंड वेयर ए विल कैच बी। वेयर का मतलब कितनी दूर की दूरी चलने के बाद बी को पकड़ लेगी या बी को ओवरटेक करेगी। तो साफ साफ देखिए ये जो दो ग्राफ्स हैं, ये दो ग्राफ्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे? 150 मीटर पे। तो पर्टिकुलर टाइम 2 सेकेंड पे दोनों का डिस्टेंस जब 150 मीटर हो गया है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ओरिजिन से जो डिस्टेंस 150 मीटर हो गया, वहाँ पे एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। तो कहाँ पे? 150 मीटर पे ये ओवरटेक करेगा, कैच करेगा। वो कहाँ पर, कितने टाइम पर? वो टाइम यहाँ से देखेंगे 2 सेकेंड। ठीक है प्यारे, चलिए व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस पूछ रहे हैं, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे। वी ए माइनस वी बी 75 माइनस 25 और ये आ गया आपका 50। लेकिन एक्चुअली देखा जाए दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे डिनोट करते हैं वी ए बी से। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल आई, या कहते हैं डिफरेंस इन वेलोसिटीज़ निकल आया ए और बी के बीच। ठीक है प्यारे, तो नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। प्यारे यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं समझा रहा हूँ आपको, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, और कोई नई चीज़ आ रही है तो वो भी आपको समझ में आएगी। तो सिर्फ सोल्यूशन नहीं निकालना है, उसके कंसेप्ट भी समझने। इस तरीके से आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। जैसे यहाँ कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है व्हीकल का, कह रहे हैं इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। अब देखो नई चीज़ आ गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। इधर की तरफ वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, इधर की तरफ टाइम गिवन है सेकंड में, और 1 2 3 4 और इस तरीके से ये लिखा है 50, और इधर यहाँ तक 10 और ये 5 और ये 0 सब लिखा है। कह रहे हैं इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो आप क्या करेंगे, वैसा ही फिर से इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए। ये लीजिए, इस तरीके से आपने ऐसे ग्राफ बना लिया। यहाँ पे पहले क्योंकि इस एक्सिस पे टाइम लेना है, तो यहाँ तो टाइम ही लिख दो पहले सेकेंड्स में, 0 से 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी 50 है तो यहाँ पे 50 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल वाई एक्सिस पे हमने एक्सेलरेशन लेना है। तो आप देखिए इसका नामकरण करिए, इसे ओ ए बी सी डाल दीजिए। तो आप देखिए ज़रा ओ से ए क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। कितनी एक्सेलरेशन हो रही है वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो ऑब्वियसली ओ से ए से बी से सी, जो वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, वेलोसिटीज़ का वेरिएशन दे रखा है, उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले ओ से ए एक्सेलरेशन निकालें। बेटा ओ से ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो ये यहाँ ओ से ए v हो गई आपकी 50 मीटर पर सेकेंड, जबकि u हो गई बिल्कुल 0, और जबकि ओ से ए जाने में जो टाइम लगा वो ये लिखा है ओ से ए का 5 सेकेंड। तो ये कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए ओ से ए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, वो भी कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, यानी हर जगह ओ से ए एक्सेलरेशन 10 10 10 10 10 10 10 रहेगी। तो हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन हम दिखाएंगे कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ तक, 0 से ओ से ए तक, यानी 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 10 10 10 10 10 ही रहेगी। ठीक है प्यारे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम दे देंगे इसे ओ, यहाँ दे देंगे इसे मान लेंगे ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद
ए से बी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, और वेलोसिटी ना बढ़ने का मतलब होता है ए से बी एक्सेलरेशन कितनी है, 0। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। तो 5 सेकंड से 7 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन 0 रहेगी। तो 5 ये 7 ये एक्सेलरेशन 0 रहने का मतलब है ग्राफ बिल्कुल यहाँ से यहाँ इस तरीके से ऐसे चलेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखिए बी के बाद इसे मान लें ए डैश और इसे मान लें बी के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी कम होने लगी, वेलोसिटी कम होने लगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब होता है रिटार्डेशन, और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगी। एक्सेलरेशन अगर हमें निकालनी है तो फिर फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। बी से सी फाइनल वेलोसिटी अगर देखें तो 0 है, आके 0 हो गई। टाइम और इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, तो फाइनल वेलोसिटी v की जगह लिखेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी 50, और टाइम b से c का टाइम क्या है, b पे 7 था, c पे 10 है, तो 7 और 10 के बीच टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो ये हो गई -50/3, -50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या करिए, b से c यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो भी नेगेटिव में, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी, रिटार्डेशन हो रही है। तो आप क्या करिए, बी से सी हर जगह एक्सेलरेशन -50/3 -50/3 -50/3 होगी। -50/3 कितना होता है, लगभग 16 -16.6 समथिंग होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये लीजिए -16.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आप कर देंगे -16.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी से सी यानी 7 से 10 सेकंड तक, 7 से 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, ये हमने ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है प्यारे, तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया कि बी से सी पूरी एक्सेलरेशन -16 रहेगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट हुआ वो आपने जान लिया। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, आगे और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इधर की तरफ वेलोसिटी है और इधर की तरफ टाइम है। ठीक है, कह रहे हैं find the distance and displacement covered by the object in the time interval between 0 to 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड के बीच डिस्टेंस अलग निकालना है और डिस्प्लेसमेंट अलग निकालनी है। तो बेटा ध्यान आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जी हाँ, एरिया अंडर VT ग्राफ, इसके नीचे का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया और ये एरिया, 3 एरियाज आ रहे हैं, 1 2 and 3। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है प्यारे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने उस वाले लेक्चर में समझाया था आपको, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए एरियाज को ऐड करना पड़ेगा, सारे एरिया को, एरिया 1 एरिया 2 एंड एरिया 3। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे बॉडी आगे जाए चाहे पीछे जाए, डिस्टेंस तो ऐड अप ही होता रहेगा। तो तीनों एरिया को ऐड कर दीजिए, इससे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे प्यारे, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में एरिया 1 और एरिया 3 को तो ऐड करेंगे, लेकिन जो एरिया 2 है नीचे वाला उसको माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे, यहाँ पे आप देखिए एरिया 1 और एरिया 3 में वेलोसिटी पॉजिटिव में है। वेलोसिटी पॉजिटिव में मतलब बॉडी आगे जा रही है, लेकिन एरिया 2 में ये जो वेलोसिटी का ग्राफ है ये निगेटिव में चला गया। और वेलोसिटी निगेटिव का क्या मतलब होता है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। और प्यारे, जब वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगी बॉडी, तो पहले तो बॉडी आगे जा रही थी और अगर वापस आने लगे तो ओरिजिनल पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगी और बिल्कुल वहीं आ जाएगी तो 0 हो जाएगी। इसलिए जितना भी माइनस में होगा उसका मतलब बॉडी वापस आ रही है। वापस आने के लिए कितना वापस आई, 10 मीटर आगे गई, 2 मीटर वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी बची, उसके लिए 10 मीटर, और वापस जितनी आई उसे माइनस में लेना पड़ेगा, -2 मीटर, तब बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसलिए जो ये वाला टर्म है ये माइनस में लेंगे। चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया 1 की बात करें, साइड में निकाल लेते हैं। एरिया 1 हाफ बेस इंटू हाइट, अब ये तो अपने आप निकाल लेना। बेस है इसका 3
बेस है इसका 3 और हाइट है इसकी ये लिखी है 20, ये आपका निकल के आ गया 1 ज़ा 20 ज़ा, ये आ गया आपका 30। और ऐसे ही ये वाला अगर देखें तो इसका एरिया A2 हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी ट्राइंगल है। बेस अगर देखें इसका ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो बेस हो गया 3 से 4 के बीच, ये हो गया आपका 1। जबकि हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हो गई इसकी कितनी, ये हो गई आपकी 0 से -20, ये पूरा -20 तक हो गया, तो ये हो गई 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 मीटर, 10 आ गया। ठीक है, ये 30, ये 10, और एरिया 3 अगर हम लें, एरिया 3 तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ है इसकी 10 और ब्रेथ है इसकी 4 से 5 के बीच 1, तो ये हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। यूनिट मीटर, यूनिट मीटर, यूनिट मीटर। बोले अरे सर एरिया, सर एरिया की तो यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, सर यहाँ मीटर काहे को लिख रहे हो? तो प्यारे एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर तो होती है, लेकिन तब जब दोनों साइड्स पे लेंथ और ब्रेथ पे दोनों जगह मीटर इंटू मीटर हो तब मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करें तो लेंथ पे जो है वो वेलोसिटी है, और जबकि ब्रेथ पर अगर देखा जाए तो टाइम है। फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो लेंथ पर तो वेलोसिटी है, जबकि ब्रेथ पर, ब्रेथ ये है इसकी, ये वाली टाइम है इस पर, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर, यहाँ लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो बेटा सेकेंड से सेकेंड कटने के बाद क्या बचेगा, मीटर। हाँ, अगर यहाँ मीटर होता है, यहाँ मीटर होता तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो ये होने की वजह से सिर्फ मीटर आएगा। तो यहाँ पे डाल दीजिए सिर्फ, ये हो गया आपका 30 + 10 + 10, ये आ गया आपका 50 मीटर, जबकि यहाँ 30 - 10 + 10 ये आपका आ गया 30 मीटर। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉज करके पहले इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिए। ओके प्यारे, अभी आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स की, स्कूल की, तो स्कूल के टीचर्स के लिए ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि कई स्कूल्स में ये क्वेश्चन सेम वैल्यूज़ के साथ आएगा ही आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली इसमें कोई नई चीज़ आपको पता चलने ही वाली है जो आगे आपको हेल्प करेगी, इसलिए इस क्वेश्चन पे बहुत ही दिमाग लगा के, कंसंट्रेशन लगा के जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला नहीं 49 क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन along a fixed direction is shown। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, 0 से स्पीड हो गई यहाँ पर 12 और फिर 12 से वापस हो गई, वापस से स्पीड कम होके हो गई 0, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। ठीक है, कह रहे हैं ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस निकालो। ये फर्स्ट पार्ट तो ये आप अपने आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मेन अगला पार्ट है, बोले सर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए होता है, और पूरा 0 से 10 सेकेंड्स के बीच डिस्टेंस चाहिए, तो पूरा 0 से सेकेंड 10 के बीच कितना एरिया है सर, वो निकाल लेंगे, जो कि एक ट्राइंगल बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है इसका आपका 10 और हाइट इसकी है, ये पूरी हाइट की बात करें तो ये हो गई 12, तो ये सिंपल आ गया 1 + 6 = 60 यूनिट हो जाएगी मीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। फिर कह रहे हैं 2 से 6 सेकंड के बीच का भी डिस्टेंस निकालो। 2 से 6 सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालने से पहले हम आगे के पार्ट पे जा रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द इंटरवल्स इन ए एंड बी। ए जो इंटरवल था 0 से 10 सेकंड के बीच, उसका आपने डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब कह रहे हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी कहाँ, फर्स्ट 0 से 10 सेकंड के बीच। तो प्यारे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पूरा 10 सेकंड का है, आपका निकला 60 मीटर, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का है 10 सेकेंड। तो ये लीजिए क्या आ गई वैल्यू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की,
6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान था, ये आपका 60 मीटर आ गया और 6 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। लेकिन अगला पार्ट क्या है, कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालो बिटवीन 2 to 6 सेकेंड, 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच। प्यारे 2 सेकेंड कहाँ होगा, लगभग यहाँ पर 2 सेकेंड रहा होगा और 6 सेकेंड लगभग यहाँ रहा होगा। 2 से 6 के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो 2 से 6 के नीचे का ही, ग्राफ के नीचे का एरिया लेना होगा। 2 से आप एक ऊपर की तरफ लाइन खींचें, 6 से आप ऊपर की तरफ एक लाइन खींचें, तो ये जितना एरिया आ रहा है 2 से 6 के बीच ग्राफ के नीचे, सिर्फ इतना एरिया हमने निकालना होगा। यही एरिया विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 to 6 सेकेंड्स। लेकिन ये एरिया कैसे निकालें, क्या ये एक ट्रपीजियम बन रहा है? नहीं, ट्रपीजियम की बेटा 4 साइड्स होती हैं, जबकि इसकी ज़रा देखें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये ट्रपीजियम तो नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकालें प्यारे? बात वो आई, बोले सर ऐसा करिए कि अलग अलग 2 ट्रपीजियम बना दीजिए, एक ये ट्रपीजियम और एक ये ट्रपीजियम। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2 से 6 के बीच। बात तो सही है आपकी, लेकिन भैया इसका एरिया भी निकालना आसान नहीं है, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच होता है। तो इस वाले ट्रपीजियम की पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, तो ये कितनी बड़ी है, ये तो आपको दे रखी है 12, लेकिन प्यारे ये कितनी बड़ी साइड है, ये तो यहाँ दे ही नहीं रखी। ऐसे ही ये वाला जो ट्रपीजियम है, इसकी ये वाली साइड तो आपको पता है कि 12 है, लेकिन ये वाली साइड यहाँ से यहाँ ये कितनी होगी, ये तो दे ही नहीं रखी। तो आप कैसे निकालोगे इसका एरिया? तो बेटा इस क्वेश्चन के करने के ना कई तरीके हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आया था कि सर इन दोनों का एरिया ऐड करें, जिसमें फिर नाकाम हो गए, ये वाली साइड आपको नहीं पता है, ये वाली साइड नहीं पता है। कुछ के दिमाग में आया कि सर बजाय ट्रपीजियम का एरिया निकालने के, जो ये 2 छोटे छोटे ट्राइंगल बचे, ये और ये, सर ये 3rd ट्राइंगल ले लें, ये 4th ट्राइंगल ले लें, इन दोनों का एरिया निकाल ले रहे हैं सर। अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल लें, इसका और इसका, ठीक है ना, इसका और इसका अगर हम एरिया निकाल लें सर, तो बीच वाले का एरिया आ जाएगा। कैसे सर? पूरे का एरिया तो हम निकाल चुके हैं 60 पूरे ट्राइंगल का। इस पूरे ट्राइंगल में से ये चुनने पुनने से अगर ट्राइंगल माइनस कर दें तो बीच का एरिया आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सोचा आपने। लेकिन प्यारे फिर इसका एरिया निकालने की जब बात आएगी तो एरिया निकालोगे कैसे? एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बेस तो इसका 2 रख दोगे, हाइट कितनी रखोगे ये तो पता ही नहीं है, इधर कितनी हाइट है। ऐसी इसकी हाफ बेस इनटू हाइट, बेस में तो 6 से 10 के बीच 4 रख दोगे, हाइट कितनी रखोगे इसके बराबर होगी इसकी हाइट, ये तो पता ही नहीं है। कैसे निकालोगे? ये चाहे ट्रपीजियम लो चाहे ट्राइंगल लो, ये वाली साइड तो आपको पता होनी चाहिए, तब ही आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मेन बात इसमें यही है कि ये वाली साइड कैसे निकालें, उसके भी कई तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई तरीका आप दिमाग लगाएंगे, 2 से 3 तरीके हैं ये वाली साइड निकालने के। आप तरीका बताएंगे कि ये कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, एक मैं बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताना कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको थोड़ा सा रब करके फिर से बड़ा डायग्राम ले रहा हूँ ताकि इसमें अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है प्यारे। देखिए प्यारे, आपको 2 से 6 सेकंड के बीच चाहिए। 2 लगभग यहाँ होगा और 6 लगभग यहाँ होगा। ये आपको, और इसको ऊपर इस तरीके से ऐसे बना दूँ, ये 2 साइड्स आपको इस तरीके से ऐसे चाहिए। ये लीजिए,
ये ऐसे बना दिया और ये इस तरीके से ऐसे बना दिया। अभी ये वाली मान लें, ये कितना है, ये वाली मान लो ABCD कुछ भी मान लो, चलो इसे मान लो A और इसे मान लो B। ये आपको A और B चाहिए, कैसे निकालोगे प्यारे? उसके लिए 3 तरीके हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये देखो, ये थीटा अगर आप देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ ये कितना है 12। आप ये वाला एक बड़ा ट्राइंगल लो, बड़े ट्राइंगल के अंदर ही एक छोटा ट्राइंगल आ रहा है, इस ट्राइंगल का जो एंगल होगा वही इस छोटे एंगल का भी ये एंगल होगा, थीटा सेम होगा। तो अगर हम इसका tan थीटा चाहे इस ट्राइंगल से लें चाहे इस ट्राइंगल से लें, tan थीटा दोनों का सेम होगा। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है प्यारे? स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या रख दो? ट्राइंगल 1 और इसका रख दो ट्राइंगल 2। ठीक है, तो ट्राइंगल 1 की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल 1 ये लीजिए, हमने यहाँ रख दिया। ट्राइंगल 1 में tan थीटा अगर देखें तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप कह रहे हो A मानी है और बेस आपने 2, 0 से 2 कितना होगा 2, तो tan थीटा की जगह A अपॉन 2 लिख सकते हैं। जबकि बड़े वाले ट्राइंगल में देखें tan थीटा, बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गई आपकी पूरी, ये परपेंडिकुलर साइड हो गई आपकी पूरी 12, जबकि बेस कितना हो गया इस वाले ट्राइंगल का? बेस हो गया 0 से 5। ये लो A आ गया कि नहीं आ गया? 2 इधर गया, A इज इक्वल टू 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4.8 मीटर 8 आ गया। ठीक है, ये A ये आ गई, A का मतलब ये आपकी पूरी आ गई, जो कि स्पीड होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आ गई आपकी 4.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसी ट्राइंगल 2 ले लें, ये लीजिए ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 2 में अगर देखा जाए तो फिर से इधर वाला एंगल आप थीटा डैश ले लो, tan थीटा फिर से यहाँ पे लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, जो दोनों tan थीटा डैश सेम होंगे। tan थीटा डैश अगर छोटे वाले ट्राइंगल से ऐसे लो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर B और बेस कितना हुआ प्यारे? 6 से 10 के बीच 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4। ठीक है, और बड़े वाले ट्राइंगल से देखो जरा, बड़े वाले ट्राइंगल से देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनी है ये पूरी 12, जबकि बेस यहाँ से यहाँ 5 से 10 के बीच बेस कितना हुआ 5, बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर आपने बताया 12, तो ये लो 4 उधर चला गया। B इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 5 यानी 48 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली आपकी आ गई 9.6 और ये वाली आ गई आपकी 4.8 और ये वाली आ गई आपकी 9.6। अब बड़ी आसानी से आप बीच वाला जो 2 से 6 सेकंड के बीच आपको निकालना था, 2 से 6 सेकंड के बीच इसका एरिया आप निकाल सकते हो। सिंपली क्या करो, छोटे छोटे ट्राइंगल जो साइड में बने हुए हैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया आया था पूरा 60 मीटर, इस पूरा इसमें से ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं इनका एरिया माइनस कर दो। तो चलो एरिया निकाल लो फर्स्ट ट्राइंगल का और सेकेंड ट्राइंगल का। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस जरा बताना इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है? बेस है 2 और हाइट कितनी है? हाइट अब हम निकाल चुके 4.8, तो ये लीजिए इसका एरिया आ गया आपका 4.8। ठीक है, एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट यहाँ मीटर, मीटर स्क्वायर मत लिख देना। ठीक है, एरिया 2 निकालें। एरिया 2 की बात करें फिर फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो सेकंड वाला ट्राइंगल है वो फिर ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की अगर बात करें तो बेस है इसका ये 6 से 10 के बीच 4, जबकि हाइट आप निकाल चुके 9.6, तो हाफ बेस की जगह 4 और हाइट 9.6। ये लीजिए कट गया 2 2 जा 9.6 इंटू 2 कितना? 6 2 जा 12 का 1, 9 2 जा 18 और 9.6 कितना? 9 2 जा 18, अरे यार कितना होगा? 9.6 इंटू 2, 6 2 जा 12 का 1, 9 2 जा 18, 19.2 सही तो लिखा है प्यारे, थोड़ी सी मैथ्स कमज़ोर है, कंसिडर कर लिया करो कभी कभी। फिलहाल ये हो गया आपका 19.2। एरिया लिख रहे हो तो मीटर स्क्वायर नहीं मीटर लिखना, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फिर से क्या बताता है? डिस्टेंस, जिसकी यूनिट मीटर है। तो ये लीजिए पहला एरिया ये, दूसरा एरिया ये छोटे छोटे चुन्ने पुन्ने ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो
ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, इसका कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये लीजिए निकाल लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। यहाँ 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो पूरे बड़े डिस्टेंस में से यानी 60 मीटर में से आप माइनस कर दीजिए चुन्ने पुन्ने का। चुन्ने का है 4.8 और पुन्ने का है 19.2। ये लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर विल कम आउट टू बी 36 और मीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और फिर कह रहे थे एवरेज स्पीड भी निकालो 2 से 6 सेकंड के बीच। यहाँ लिख दे रहा हूँ एवरेज स्पीड। ये लीजिए एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2 से 6 सेकंड के बीच आया है 36 और 2 से 6 सेकंड के बीच की टाइम की अगर बात करें तो कितना होगा 2 से 6 के बीच 4। तो ये लीजिए एवरेज स्पीड आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है प्यारे, देखा किस तरीके का कंसेप्ट लगा था, थोड़ी नई चीज़ थी, बट ये एग्जाम के लिए फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बार फिर से समझना चाहो तो रिवर्स करके एक बार फिर से समझ लो और फिर उसके बाद कॉपी पे अपने आप ज़रूर करना। ठीक है प्यारे, चलिए जब तक आप ये करिए फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यान से समझिएगा, मज़े आने वाले हैं, बने रहिएगा अपना पूरा दिलो दिमाग लगा के इस क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अ ड्रंकर्ड वॉकिंग ऑन अ नैरो लेन। ड्रंकर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रंकर्ड? ड्रंकर्ड मीन्स पियक्कड़, पिए हुए है और एक नैरो पतली सी सड़क है। पतली सी इतनी सड़क, उनके कहने का मतलब है कि बस वो ऐसे सीधे चल सकता है, ऐसे 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 नहीं जाएगा, सीधे चल सकता है। पतली सड़क है, नैरो सड़क है। ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed again by 5 steps forward, 3 steps backward and so on। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, ऐसे चल रहा है पीने के बाद। तो बोल रहे हैं ईच स्टेप अगर उसका 1 मीटर लॉन्ग है एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, हर एक स्टेप चलने में 1 मीटर आगे, एक स्टेप यानी 1 मीटर, 5 स्टेप गया तो 5 मीटर, 3 स्टेप्स पीछे आया तो 3 मीटर। एक स्टेप 1 मीटर का और एक स्टेप को टाइम लगता है 1 सेकेंड, यानी 5 स्टेप 5 सेकेंड, 3 स्टेप 3 सेकेंड। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन and determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start। एक तो कह रहे हैं प्लॉट एक्सटी ग्राफ, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है उसका। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है सर, इसके आगे पीछे जा रहा है, इसका ग्राफ कैसे बनाएं? बट बहुत ही मज़ेदार ग्राफ है इसका, देखिए कैसे बनेगा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ग्राफ की हेल्प से कि अगर वो 13 मीटर दूर एक पिट है, पिट मतलब गड्ढा बना है इस तरीके से, गटर है, नाला है जो भी, तो 13 मीटर दूर है, तो उस 13 मीटर दूर गड्ढे में गिरने में उसे कितना समय लगेगा? अगर वो सीधे सीधे चल रहा होता 1 मीटर 1 सेकंड में 1 स्टेप, तो 13 मीटर चलने में 13 सेकंड लगते उसे और 13 मीटर 13 सेकंड में वो गिर जाता। लेकिन वो 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, तो वो 13 सेकंड में नहीं गिरेगा, उसे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। ग्राफ की हेल्प से आपको ये निकालना है कि उसे कितना टाइम लगेगा। पॉज मारो, पॉज मार के बिना ग्राफ के आप मन में सोचो या कॉपी पे लिखो बिना ग्राफ की हेल्प से कि 13 मीटर तक जाने में उसे गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद ही आगे बढ़ना, तब ज़्यादा मज़े आएंगे आपको आगे देखने में कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। तो पॉज मारो और फिर अपने आप करो। फिलहाल आगे आ गए अगर हम पॉज मार के, तो क्या है इसका एक्सटी ग्राफ बनाते हैं। देखिए प्यारे किस तरीके से बनेगा एक्सटी ग्राफ। थोड़ा बड़ा ग्राफ बना रहा हूँ इस तरीके से। ये ग्राफ, ये आया भाई ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ठीक है। सीधा बना है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है तो इसको ऐसे ले लें, ठीक है। इधर की तरफ हम ले रहे हैं टाइम, जबकि इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ओके।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं 1-1 मीटर के दूरी पर, यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे, क्योंकि वो 1-1 स्टेप, 3 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, तो 1-1 मीटर 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, तो 1-1 मीटर पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहाँ तक बनाना है हमें? ऑब्वियसली कहाँ तक? ऑब्वियसली 13 मीटर तक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 13 मीटर तक उसे फॉल करना है, पिट 13 मीटर है। टाइम का गैप क्या ले लें? टाइम का गैप बेटा ले लेते हैं 5-5 सेकंड का ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5, 10, 15, 20, थोड़ा सा और मार्किंग बढ़ा देते हैं, दूर दूर ले लेते हैं, ये इस तरीके से देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। चलिए 40 तक ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया था, पहले 5 मीटर आगे जा रहा है, तो बताओ ओरिजिन से अगर 5 मीटर आगे जाएगा, 5 स्टेप्स आगे जाएगा, तो 5 मीटर आगे पहुँच चुका होगा 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या होगी? ये देखिए 5 सेकंड की अगर बात करें तो 5 सेकंड में 5 मीटर इस तरीके से पहुँच गया होगा। तो प्यारे इस तरीके से 5 मीटर पे 5 सेकंड में पहुंचा होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट बनेगा ग्राफ पे। 5 सेकंड में 5 मीटर, इस तरीके से मीटर में लिया गया है, तो ग्राफ ओरिजिन से यहाँ चला जाएगा। ये लीजिए ग्राफ आपने ऐसे बना दिया। अगले पल क्या हो रहा है? 3 स्टेप्स पीछे। 3 स्टेप्स पीछे का मतलब 3 मीटर पीछे आ गया। तो बताओ 5 मीटर आगे गया था, 3 मीटर पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा? ओरिजिन से 2 मीटर बचा। तो 2 मीटर पे वो कितना टाइम लगा चुका होगा? भैया 5 सेकंड पे तो लग ही गए थे, 3 स्टेप्स पीछे आएगा तो 3 सेकंड और लग जाएंगे। कहीं ऐसा मत करना 5 सेकंड में से 3 सेकंड माइनस मत कर देना। अरे डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हो सकता है, आगे गया पीछे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया माइनस होके, टाइम माइनस नहीं होगा, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये थोड़ी आगे जाने में टाइम बढ़ रहा हो, पीछे जाने में घड़ी पीछे चली जाएगी, नहीं, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 3 स्टेप पीछे आने में उसे 5 सेकंड के बाद 3 सेकंड और लगेंगे, यानी 8 सेकंड में, 8 सेकंड लगभग बनाना है। 8 सेकंड में वो इस तरीके से 2 मीटर पे वापस आ गया होगा। ठीक है प्यारे, ये कोऑर्डिनेट बना दिया कि 8 सेकंड में 2 मीटर पे आ गया होगा। ठीक है, फिर अब 5 मीटर फिर आगे गया, 5 स्टेप्स आगे लेने में 5 मीटर आगे गया। तो आप सोचो अभी 2 मीटर पे था, 5 स्टेप्स आगे जाएगा तो कहाँ कितने मीटर पे पहुंच जाएगा? 2 मीटर में 5 मीटर जोड़ दो, कितना हो गया? 7 मीटर। 7 मीटर इस तरीके से आगे पहुंच जाएगा। ये लीजिए 7 मीटर इस तरीके से हम बनाने वाले हैं, लेकिन 8 सेकंड के बाद 5 मीटर और जाने में उसे कितना समय लगेगा? 5 सेकंड और लगेंगे, 5 सेकंड और लगेंगे। तो ये लीजिए 8 सेकंड के बाद 5 सेकंड और बनाओ, 8 + 5 बन गया 13 सेकंड। 13 सेकंड पे इस तरीके से ग्राफ बनाइए, ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखिए जो वो यहाँ था, यहाँ से 5 मीटर आगे बढ़ने पर वो यहाँ पहुँच चुका होगा इस तरीके से। यही काम बेटा आप करते रहेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ग्राफ ऊपर बढ़ता रहेगा। और आप तब तक ग्राफ बनाते रहेंगे जब तक ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर बढ़ के कहाँ तक ना आ जाए? 13 मीटर तक जब तक ना आ जाए तब तक ऊपर बढ़ाते रहेंगे। और जब 13 मीटर पे आ जाएगा ग्राफ, यानी वो आदमी 13 मीटर पे पहुंच जाएगा, तो नीचे से टाइम नोट करेंगे और कह देंगे कि वो 13 मीटर कितने टाइम पे पहुंचेगा? उतने टाइम पे पहुंचेगा जो हमने निकालना है। चलिए मैं बना रहा हूँ थोड़ी स्पीड में, आप जब तक समझिए कि क्या है और अपनी कॉपी पे बनाइए जितनी देर में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, प्यारे देखिए इस तरीके से सबसे आखिरी में 32 सेकंड पे था, 32 सेकंड पे ये खड़ा था 8 मीटर पे।
5 स्टेप्स इसने फिर आगे लिए तो 8 मीटर से पहुंच गया 13 मीटर, 13 मीटर पहुंच गया 5 सेकंड के बाद, तो 32 से 5 सेकंड हो गए यानी 37 सेकंड में ये 13 मीटर पहुंच चुका होगा। तो ये देखिए 13 मीटर तक पहुंचने में, जर्नी कंप्लीट करने में, अंतिम यात्रा कवर करने में उसे पूरा कितना समय लगा? जी हाँ, 37 सेकंड्स में वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा पूरी करेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू फॉल इनटू द पिट? 37 सेकंड्स। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम रही, और समझ में आया है तो भी बताइए कि कैसा समझ में आया। ये एक तरीका था, ग्राफ से मैंने समझाया, लेकिन बिना ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं या नहीं, वो अपने आप करिए या करा होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसे आपने करा। फिलहाल क्वेश्चन में ये पूछा था कि ठीक है 37 सेकंड्स के बाद एक्सटी ग्राफ बनाइए, आपने बना दिया, कितनी देर बाद गिरेगा वो भी आपने बना दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा, मज़े आए हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अंदर की बात इसमें कही है। मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में समझाया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या है जो वहाँ आपको कंसेप्ट समझाया था, इस क्वेश्चन में पता चलने वाला है। ये क्वेश्चन समझाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, रिवाइज करा दूं ज़रा। बताइए प्यारे, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप किसके इक्वल होता है? बेटा किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप आपको बताना है किसके इक्वल होगा, तो जो भी वाई एक्सिस पे और जो भी एक्स एक्सिस पे उसे डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्लोप डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा, जो स्लोप हम टेन थीटा से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे इस तरीके से टेन थीटा लेते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता, बेस टाइम हो जाता, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि वेलोसिटी होगी। तो ये टेन थीटा से स्लोप निकालते हो, और स्लोप जो होता है ये वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ मैंने बताया था अगर थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, विच इंप्लाइज दैट वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। टेन थीटा पॉजिटिव यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है प्यारे। जैसे 10, 100, 10, 120 डिग्री ले लें तो वो नेगेटिव में आता है। अगर 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। एक्यूट का मतलब होता है, जैसे अगर इस तरीके से ग्राफ है, ऐसे बना है, कैसे भी बना लें, इसका अगर हम 10 थीटा लेंगे तो थीटा एक्यूट है। ऐसे इधर की तरफ ढला हुआ है तो थीटा एक्यूट होगा। और अगर थीटा ग्राफ ऐसे बनाए, इस तरीके से बनाए, ऐसे बनाए, इस तरीके से ऐसे बनाए, तो आप देखिए एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा लें तो ये 90 से ज़्यादा आ रहा है, ये 90 से ज़्यादा आ रहा है, ये 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्ट्यूज है। इस केस में स्लोप और वेलोसिटी दोनों निगेटिव होंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। इज इन यूनिफॉर्म नो मोशन, फिर से बोल रहा हूँ प्यारे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में ऐसे आपको 4-5 घुमा फिरा के कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देंगे इस पे बेस। तो ध्यान रख लिए कि ये थीटा ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, तो v प्लस होगा, माइनस होगा। तो आपको ये कंसेप्ट के साथ समझना है, ना कि रटना है। फिलहाल व्हाट विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है स्ट्रेट लाइन में, व्हाट विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, वो भी 4 केसेस में। पहला केस क्या है देखिए, ए केस, इधर डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, इधर टाइम ले लूँ, ठीक है। पहला केस है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो एक्स नॉट का मतलब है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक्स से डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी नीचे नॉट लगा देते हैं, उसका मतलब होता है इनिशियल। जैसे वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कई जगह v नॉट से भी कर सकते हैं। सिंबल के नीचे नॉट लगाने का मतलब हो जाता है इनिशियल। अभी कोई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट s थी, इनिशियल कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, अगर इनिशियल पहले से यहाँ से स्टार्ट किया है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, तो उसे s नॉट से डिनोट करेंगे। फिलहाल कह रहे हैं x नॉट जो है पॉजिटिव हो और वेलोसिटी पॉजिटिव हो। बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब कि थीटा लेस देन 90 होगा यानी एक्यूट होगा, तो ग्राफ
ऐसे इधर की तरफ ढला हुआ बनेगा और वो भी x नॉट पॉजिटिव है, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x एक्सिस पे है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होगी और ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा या नीचे बनेगा, ऑब्वियसली ऐसे बनेगा जहाँ पे थीटा एक्यूट आए। थीटा एक्यूट आने का मतलब देखिए ऐसा ग्राफ बना दिया, यहाँ पे थीटा एक्यूट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या है, कह रहे हैं बी ग्राफ में बोल रहे हैं कि एक्स नॉट पॉजिटिव हो बट वेलोसिटी नेगेटिव हो। इधर टाइम लिया, इधर डिस्प्लेसमेंट ली, एक्स नॉट पॉजिटिव हो, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ग्राफ यहाँ से तो स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ, ऊपर, इधर इधर इधर, ऐसे कैसे, वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब कि एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एंगल ऑब्ट्यूज बनाइए तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि एंगल ऑब्ट्यूज आए। किस तरीके से, ऐसे की बात करें प्यारे, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे एंगल तो ऑब्ट्यूज आ गया प्यारे, लेकिन क्या भले कोई ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या, टाइम बेटा टाइम तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, टाइम नेगेटिव में, टाइम ऐसे नेगेटिव में थोड़ी ना बढ़ेगा, टाइम नेगेटिव में थोड़ी बढ़ेगा कि -1 सेकेंड, -2 सेकेंड, -3 सेकेंड, -5 सेकेंड, टाइम नेगेटिव में नहीं बढ़ेगा। तो ग्राफ इधर बनाने की बजाय, इसी ग्राफ को आगे एक्सटेंड करने की बजाय इस ग्राफ को इस तरफ आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये ग्राफ का भी जो एंगल है ये इस तरीके से ऐसे होता तो ऑब्ट्यूज होता, बजाय इधर बनाने के बस आपने इधर बना दिया। ठीक है प्यारे, तो इस तरीके से ये आपका हो गया वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव है अगर बॉडी दूर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, अगर उस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है उल्टे डायरेक्शन में। और जब उल्टे डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उल्टे डायरेक्शन में आने से डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगी, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगी। तो देखिए जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट कम होते हुए इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो ये सेकंड का ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम, वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, तीसरा क्या है, एक्स नॉट नेगेटिव, ये लीजिए एक्स, ये एक्स नॉट नेगेटिव है, ये ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। एक्स नॉट नेगेटिव का मतलब ये बनेगा एक्स नॉट नेगेटिव में ओरिजिन से पीछे, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, फिर से नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा तो ये वेलोसिटी नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएगा आगे की तरफ तो एक्यूट। ठीक है, फिलहाल कह रहे हैं एक्स नॉट नेगेटिव वो बना दिया, वेलोसिटी पॉजिटिव यानी एंगल एक्यूट बना दीजिए, ऊपर आगे की तरफ बना दीजिए इस तरीके से, ये लीजिए इसका ग्राफ हो गया। ऐसे ही डी क्या है, डी बोल रहे हैं इधर डिस्प्लेसमेंट ली, इधर टाइम लिया, कह रहे हैं दोनों नेगेटिव हैं, एक्स नॉट नेगेटिव है यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहाँ से नीचे की तरफ बना दीजिए क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ लिखा भी था लेटर्स x नॉट एंड v नॉट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 0। x नॉट ये बोल रहे थे, x नॉट क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है प्यारे, बना लीजिए कॉपी पे डायग्राम, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, ग्राफ के क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बने रहिए आखिरी क्वेश्चन के लिए। इस चैप्टर के, इस लेक्चर के पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे, क्या बोल रहे हैं, अ कार ए लीव्स टाउन ए फॉर टाउन बी। एक टाउन ए है इस तरीके से, एक टाउन बी है इस तरीके से। टाउन ए से बी के लिए एक कार ए है वो चल रही है, ठीक है। एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट बाद छूट रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h। 10 मिनट को हम अपॉन 60 करके आर में कर लें तो कितना हो गया, 1/6r। हर 1/6r के बाद 60 km/h की स्पीड से कार छूट रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा। कांस्टेंट स्पीड में सिर्फ स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ही कंसेप्ट लगेगा। तो
ये बताइए कि 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 1/6 आवर में छूट रही है। डिस्टेंस है दोनों टाउन्स के बीच का 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और वेलोसिटी है इसकी 1/6 वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ज़रा ये बताइए कार को ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा। ये टाइम मत लिख देना, ये तो टाइम है कि हर इतने टाइम के बाद छूट रही है, हर 10 मिनट के बाद छूट रही है, लेकिन जो भी छूट रही है उसे ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। वेलोसिटी दे रखी है 60, डिस्टेंस है 60, तो टाइम आपका आ गया 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लगेंगे पूरे यहां से यहां जाने में, एक पहली कार को दूसरी कार को, हर एक कार को। ठीक है, कह रहे ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ्स ऑफ द कार्स लीविंग टाउन ए एंड रीचिंग टाउन बी। कह रहे हैं वो सारी कार जो ए से बी की तरफ छूट रही हैं उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए। देखिए कितना अच्छा इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये देखिए ज़रा इस तरीके से। इधर की तरफ तो आपने ले लिया डिस्प्लेसमेंट कह दो या पोजीशन कह दो, और यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से 60 किलोमीटर है, यहाँ टाउन बी है और यहाँ टाउन ए है, ये 0 पे और ये 60 किलोमीटर पे। ठीक है, कार जो छूट रही है हर 10-10 मिनट के बाद छूट रही है, तो टाइम की जो एक्सेस है, टाइम पे जो आप गैपिंग लेंगे वो भी 10-10 मिनट का ले लीजिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, इस तरीके से 140, 150, 160 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मिनट्स में है, मिनट में लिया है हमने। ठीक है, और चलिए सबसे पहली वाली कार का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहली वाली जो कार है प्यारे, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा है, सही कर लेना। सबसे पहले वाली जो कार है, सीधा कर लें, अच्छा नहीं लगता टेढ़ी चीज़, ये इस तरीके से, चलिए थोड़ा सा सीधा कर लिया, ये मैंने मार्किंग यहीं पे ऐसे बना दी। ठीक है, चलिए अभी बात करें। पहली कार 0 मिनट से स्टार्ट हुई, 0 किलोमीटर 0 मिनट से स्टार्ट हुई है पहली कार। बताओ ए कार ए को यहाँ 60 किलोमीटर पे जाने में कितना समय लगेगा। पूरा यहाँ से यहाँ का समय आपने निकाला 60 मिनट्स, यानी 60 किलोमीटर पे पहुँचने में, ये 60 किलोमीटर की लाइन है, यहाँ पहुँचने में पहली कार को 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट पर वो यहाँ पहुँचेगी, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। 60 किलोमीटर 60 मिनट कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चल रही है। ऐसे ही दूसरी कार अगर 10 मिनट पे छूटी है तो वो वहाँ कितने टाइम पे पहुँचेगी, ऑब्वियसली उसे भी 60 मिनट लगेंगे। यहाँ से 10 मिनट पे छूटी थी तो 60 मिनट और जोड़ दो तो 70 मिनट पे वो वहाँ पहुँच जाएगी। इस तरीके से 70 मिनट्स पे पहुँच जाएगी। ऐसी ये वाली 80 मिनट्स पे पहुँच जाएगी, ये वाली 80 मिनट्स पे पहुँच जाएगी, 90 मिनट्स पे पहुँच जाएगी। इस तरीके से आप ये देखिए, ये आप इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। ये सारी आपने कार्स के ग्राफ बनाए कि ये जो कार हैं, ये कार किस तरीके से ऐसे पहुँच रही हैं। ठीक है प्यारे, ये लीजिए और बना दीजिए इस तरीके से, ये सही से आप करके बना देंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आगे, ये आपने ग्राफ तो बना दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ लीविंग ए रीचिंग टाउन बी। ठीक है, अभी बोल रहे हैं अ मैन लीव्स टाउन बी। ये कार जा रही थी ए से बी तक, अब एक दूसरा आदमी है वो बी से ए की तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही। आदमी उधर, कारें इधर से उधर जा रही हैं, आदमी ने उधर से इधर चलना शुरू करा, उधर से इधर कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करा, जिस स्पीड से कार जा रही थी। तो इसे यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली स्पीड है इतनी, डिस्टेंस है 60, तो इसे भी यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा ही लगेगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लग जाएंगे इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक आने में। कह रहे हैं इस आदमी ने यहाँ से यहाँ चलना शुरू कब किया, एग्जैक्टली 1 आवर आफ्टर द फर्स्ट कार फ्रॉम द टाउन ए रीचेज द टाउन बी। टाउन ए से कारें निकल रही थी, आदमी ने नहीं शुरू किया वहाँ से निकलना। आदमी ने तब शुरू करा जब पहली कार जो यहाँ से निकली थी वो वहाँ पहुँची, तब ही उसने वहाँ से टाउन ए की तरफ चलना शुरू करा। पहली कार ये है प्यारे, और पहली कार ये जो चलना शुरू हुई थी इस तरीके से, ये यहाँ पहुँची, और जैसे ही यहाँ पहुँची आदमी ने उल्टा चलना शुरू कर दिया। और बताओ 60 मिनट पे जब कार यहाँ पहुँची थी, वो चलना शुरू करेगा, उसे वापस आने में 60 मिनट लगेंगे, तो वो कहाँ
पहुंचेगा 120 मिनट पर, 60 मिनट से 120 मिनट में ये आदमी यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये मैन का ग्राफ हो गया, ये मैन का ग्राफ हो गया। 60 किलोमीटर पूरा 60 से 120 60 मिनट में कवर करेगा, तो ये मैन का ग्राफ। नीचे वाली जो लाइनें हैं ये कार के ग्राफ हैं, और ऊपर वाली जो लाइन है ये आदमी के ग्राफ हैं। ये कार 1, ये कार 2, कार 3, कार 4, कार 5, कार 6, कार 7, कार 8, कार 9 एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि बताइए आदमी जब बी टाउन से ए टाउन में पहुंचे जा रहा होगा, तो फाइंड ग्राफिकली द नंबर ऑफ कार्स ही वुड मीट एन रूट। उसे रास्ते में कितनी कारें मिलेंगी। सामने से कारें आ रही थी, वो उल्टा जा रहा था, तो उसे रास्ते में कारें कितनी मिलेंगी। बहुत आसान है प्यारे, यहाँ पर देख लीजिए कितनी, ये जब ये यहाँ से यहाँ चलना शुरू हुआ तो कितनी जगह ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है, उतनी ही जगह ये कार इससे मीट कर रही होगी जहां पे ये ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है। तो देखिए पहली तो कार जब वो पहुंची तभी उसे वहां पे मिल गई होगी रास्ते में। जैसी वो पहुंची वैसी वो चलना शुरू हुआ, तो पहली कार तो वहीं मिल गई। तो एक कार यहां मिली, दूसरी कार यहां, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लास्ट वाली 13 जगह ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसे रास्ते में कितनी कारें मिलेंगी? 13 कारें, 13 कार मिलेंगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अरे मैंने थोड़ा सा 1 मिनट गलत कर दिया यहाँ पे प्यारे। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कारें उसे मिलेंगी। लेकिन अगर इसमें हम ये आने वाली जैसी वो पहुंचा, जैसी पहली कार पहुंची थी वैसी वो चलना शुरू हुआ, वो वाली कार अगर काउंट करें, और जब वो वहां टाउन बी पे पहुंचा, जैसी पहुंचा वहां से एक कार निकलने को तैयार होगी, वो वाली भी काउंट करें तो टोटल 13 कार हो गई। लेकिन इसने एन रूट पूछा है, एन रूट का मतलब रास्ते में पूछा है, तो रास्ते में पहली और ये आखिरी वाली कार काउंट नहीं करेंगे, रास्ते वाली करेंगे, जो कितनी हो गई? 11। तो इस तरीके से उसे 11 कारें मिलेंगी। प्यारे ये था आज का लेक्चर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पे बना लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। सारे जितने भी लेक्चर्स हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है हमारी ऐप का, उससे आप डाउनलोड करके जल्दी से करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। आया है तो जरा सा बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल के इतना सब पढ़ने के बाद एक लाइक तो बनता ही है, तो यार एक लाइक भी मार ही दो। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। चैप्टर खत्म हो चुका है, 11 लेक्चर्स इसके हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आगे हम मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे। जब तक के लिए थोड़ा आप इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।